अच्छा, बेटा ये अक्टूबर नवंबर 20 वाला हम लोग पेपर कर रहे हैं। ठीक है, वेरिएंट 22 हमारा वाला वेरिएंट है, अक्टूबर नवंबर 20। यहाँ पे आइएगा। व्हाट इज नेसेसरी टू अचीव पैरेटो एफिशिएंसी। मैंने आपको पैरेटो एफिशिएंसी की डेफिनेशन भी नोट्स में लिखवाई हुई है कि मेकिंग समवन बेटर ऑफ विदाउट मेकिंग दी अदर वन वर्स ऑफ। यही डेफिनेशन बताई थी ना आपको, तो बता दो कहाँ पे हो रही है ये। वन पर्सन मस्ट बेनिफिट विदाउट एनी वन एल्स वर्स ऑफ बीइंग वर्स ऑफ। सही, तो ये आपका ऑप्शन यहाँ पे आता है। A local council is considering building a passenger terminal at a port so that it can benefit the large cruise ships that dock there. It undertakes a cost-benefit analysis. What would be included as an external cost in the local council's cost-benefit analysis? External cost का पूछ रहा है, यानी कि थर्ड पार्टी लॉस। तो यहाँ पे देखो, कॉस्ट ऑफ टिकट फॉर पैसेंजर, ये बेटा प्राइवेट कॉस्ट है। ठीक है। कॉस्ट ऑफ फ्यूल, ये प्राइवेट कॉस्ट है प्रोड्यूसर की। सही है। आगे, द कॉस्ट पेड बाय क्रूज शिप्स व्हेन दे डॉक एट द पोर्ट, ये भी क्या है, प्राइवेट कॉस्ट है डॉक्स की। द कॉस्ट टू अ फिशिंग फ्लीट ऑफ रीलोकेटिंग टू अनदर पोर्ट, कहता है कि जो हमारे पास फिशिंग फ्लीट एक है, जो हमारे पास कश्तियां वगैरह हैं, वो जब रीलोकेट करेंगी तो सिर्फ एक के ऊपर तो अफेक्ट नहीं पड़ रहा ना, वो तो ओवरऑल पूरी जितनी भी कश्तियां सब पे अफेक्ट पड़ रहा है। तो अपने पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, एक्सटर्नल कॉस्ट का डी। आगे वो कहता है, ठीक है। अच्छा जी, आगे वो कहता है भाई कि द एक्सपेक्टेड मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट एमपीबी। सही है, एमपीबी आपके पास ये रहा। मार्जिनल सोशल बेनिफिट ये रहा, मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट ये रहा, मार्जिनल सोशल कॉस्ट आपके पास ये रहा। ठीक है। बोलता है फॉर द बिल्डिंग ऑफ अ न्यू रोड आर शोन इन द डायग्राम द गवर्नमेंट इंटरवीन सो दैट द सोशली डिजायरेबल आउटकम इज अचीव। सोशली डिजायरेबल आउटकम आपके पास कहाँ होता है, जहां पे एमएसबी इज इक्वल्स टू, यानी कि वो अपने पास कौन सा वाला पॉइंट है, ये वाला। सही है, जहां पे एमएसबी और एमएससी दोनों बराबर है। अब आ गया, which combination shows the equilibrium output without government intervention and with government intervention। देखो मेरी बात सुनो, हम लोग जब गवर्नमेंट के साथ थे तो गवर्नमेंट हमारा किधर ऑपरेट करेगा, एमएसबी इक्वल्स टू एमएससी, यानी कि इस पॉइंट के ऊपर, तो ये किधर आ गई, Q2। तो अब विद गवर्नमेंट देख लो आपके पास कौन सा आ रहा है, Q2। सही है, आ गया। प्राइवेट वाला हमेशा किसको देखता है, वो हमेशा प्राइवेट कॉस्ट और प्राइवेट बेनिफिट को देखता है, और वो किधर आ रही है आपके पास। सही है, और वो किधर आ रहा है, आंसर क्या बन जाएगा आपका, बी बन जाएगा। ठीक है, आगे है। A rational consumer chooses what quantities of two products Y and Z to purchase with a given income. MUY and MUZ are the additions to total utility that would result if the consumer were to purchase an additional unit of each product. ठीक है। PY and PZ are the current prices of the two products. Which outcome would represent consumer equilibrium? आप लोगों को कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के बारे में मैंने बताया हुआ है, वो कैसा होता है, वो ऐसे चल रहा होता है, एम यू वाई ओवर, अच्छा यहाँ पे कौन कौन सी है, जेड ओवर एम यू जेड इज इक्वल्स टू पी वाई ओवर पी जेड। हमारे लिए बेस्ट आउटकम कौन सा होता है, जो ऐसा हो जाए एम यू वाई ओवर पी वाई इज इक्वल्स टू एम यू जेड ओवर, क्या ऐसा कोई ऑप्शन है हमारे पास, ऐसा कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं। तो इसका दूसरा स्टेप क्या होता था कि हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवाते थे, और क्रॉस मल्टीप्लाई करवा के क्या बनता था, एम यू वाई इंटू पी जेड इज इक्वल्स टू एम यू जेड इंटू, तभी जाके वो ये फॉर्मूला कन्वर्ट होगा ना। तो ये वाली चीज देख लो कहीं पे अवेलेबल है, बिल्कुल अवेलेबल है, और फोर का आंसर आपके पास क्या है, आ गया है। द डायग्राम शोज कंज्यूमर इंडिफरेंस कर्व and budget line BL for an inferior good and normal good, which diagram shows the effect of a cut in income tax on consumers choices। देखो, जब आपके पास इनकम टैक्स कम होता है, यानी कि आपकी इनकम ओवरऑल बढ़ रही है। जब आपकी इनकम ओवरऑल बढ़ रही है, इसका मतलब है कि आपका बजट लाइन राइटवर्ड शिफ्ट करेगा, टिल्ट नहीं करेगा। तो ये दो ऑप्शंस तो गलत हो गए, और हमें किसका निकालना है, इंफीरियर गुड का। तो भाई मेरी बात सुनो ना, इंफीरियर गुड क्या बोलता है कि इनकम बढ़ेगी तो डिमांड पे क्या इफेक्ट आना चाहिए, जब इनकम बढ़ेगी तो आपकी डिमांड कम हो जानी चाहिए।
अच्छा, ये आपका इनिशियल इक्विलिब्रियम आ गया x और x। जब मुझे इंफीरियर शो करना है, मुझे इसका मतलब है कि इसके पीछे जाना है, इसके आगे नहीं आना। यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, आगे आ रहा है ना। यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, तो आंसर क्या बन जाएगा आपका? समझे बात को? ये आपके पास ऑप्शन है। व्हाट इज मार्जिनल कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एडिशनल यूनिट। सही है, तो यहाँ पे देखो कहाँ पे लिखा हुआ है, द डिफरेंस बिटवीन द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग n यूनिट्स एंड n-1 यूनिट, यानी कि हर एडिशनल यूनिट। सही है, बी बोलता है डिफरेंस बिटवीन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग n यूनिट एंड n-1 यूनिट। क्या वेरिएबल कॉस्ट मार्जिनल यूनिट कैलकुलेट कर रहे हो? द डिफरेंस बिटवीन एवरेज टोटल कॉस्ट, एवरेज टोटल कॉस्ट भी अलग चीज होती है, मार्जिनल कॉस्ट अलग चीज होती है। डिफरेंस बिटवीन एवरेज, क्या ऑप्शन बच गया? आ गया। ये वापस से कल वाला क्वेश्चन रिपीट हो गया, कल जैसा। द डायग्राम शोज द प्रोडक्शन एंड टोटल कॉस्ट ऑफ अ फर्म, व्हाट इज द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 5 टन्स ऑफ आउटपुट। अब मेरी बात सुने, आपके पास जीरो आउटपुट पे कितनी कॉस्ट गिवन है, यानी कि ये सीधी सीधी क्या हो गई है आपकी फिक्स कॉस्ट। अब मेरी बात सुनो, 5 टन के ऊपर टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है? 50 - 20, तो ये सीधी सीधी आपके पास क्या बन जाएगी? वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट को आप डिवाइड कर देंगे 5 से, तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा? सही है। अच्छा जी, अब यहाँ पे आओ। द डायग्राम शोज द लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट कर्व ऑफ अ फर्म। सही है, at which output is the long run average total cost curve at its minimum। बोलता है कौन से यूनिट के ऊपर आपका जो एवरेज टोटल कॉस्ट है वो एकदम मिनिमम के ऊपर बैठा हुआ है। तो इसको बनाने की ट्रिक है, इस तरह के आंसर को करने की ट्रिक है। इसके पीछे पूरी मैथ्स है और वो काफी कॉम्प्लिकेटेड है, उसमें जाओगे तो फंस जाओगे। आसान सा तरीका बता रहा हूँ, आपने क्या करना है, आप ये पॉइंट देख रहे हो ये वाला, आपने यहां से एक स्ट्रेट लाइन खींचनी है ऊपर की तरफ। सही है, स्ट्रेट लाइन खींचनी है ऊपर की तरफ। कहाँ पे दोनों पॉइंट्स मीट हो रहे हैं? यहाँ पे दोनों पॉइंट्स मीट हो रहे हैं, तो यानी कि आप कितने पे आपके मिनिमम आ रहा है? ओ वाई के ऊपर। आंसर क्या बन जाएगा? सही है, इसको याद कर लो, क्योंकि इसके पीछे मैथ्स है, काफी कॉम्प्लिकेटेड है, वो आपके सिलेबस में भी वैसे इतनी ज्यादा आती नहीं है। इसकी बेसिक सी ट्रिक है, सीधी लाइन खींचो, जहां पे वो इंटरसेक्ट करेगा यानी कि वो आपका मिनिमम पॉइंट। सही है। 9, which combination of statement about small firm and large firm is correct। दोनों में से क्या करेक्ट है? स्मॉल फर्म्स, पहले स्मॉल फर्म में करेक्ट वैल्यू ढूंढ लेते हैं। आर मोर कॉमन इन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस देन इन सर्विस। क्या स्मॉल फर्म मैन्युफैक्चरिंग करती है? अगर ये गलत तो पूरे का पूरा आंसर गलत। सही है, आ गया। आर मोर न्यूमरस देन लार्ज फर्म, यानी कि ये सारा लार्ज फर्म से भी बड़ी होती है। अगर ये गलत तो ये भी गलत है। कैन डू वेल व्हेन ईच आइटम प्रोड्यूस्ड मस्ट बी डिफरेंट। हाँ, अगर आपके पास डिफरेंट आइटम बना रहे हो तो आप अच्छा कर सकते हो, ठीक है, सही पॉइंट है। डी पे आओ। कैन नॉट हैव एनी मोनोपोली पावर। क्यों नहीं हो सकती यार? हाँ, स्मॉल फर्म्स के पास आज स्मॉल फर्म में आगे जाके मोनोपोली नहीं बन सकती क्या? कभी ना कभी तो मोनोपोली बन जाएगी ना। तो आपके पास ये दो ऑप्शंस करेक्ट है, ए और बी तो पूरा पूरा गलत है। सही है, सी और डी बचा। सी पे आओ। लार्ज फर्म के बारे में बोलता है मे अराइज फ्रॉम इंटरनल ग्रोथ और मर्जर्स। तो सही है, जैस भारत को देख लो, सोनी एरिक्सन को देख लो। सही है जी। कैन नॉट अर्न सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। क्या लार्ज फर्म सुपर नॉर्मल नहीं बना सकती है? आपके पास सिर्फ कौन सा ऑप्शन बच गया? सही है। Why might the long run equilibrium of a profit maximizing firm in a monopolistically comparative market differ from its short run equilibrium? बोलता है कि लॉन्ग रन का जिसका मोनोपोलिस्टिक का इक्विलिब्रियम है, वो लॉन्ग रन में क्यों डिफरेंस होता है, शॉर्ट रन में क्यों डिफरेंट होता है? सही। अब यहाँ पे आप एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर इज पॉसिबल, वो तो दोनों के अंदर होता है भाई, शॉर्ट रन लॉन्ग रन के अंदर दोनों के अंदर होता है। देयर आर लो बैरियर्स टू एंट्री। सही है, आगे बढ़ते हैं। फर्म एक्सपीरियंस डिमिनिशिंग रिटर्न्स। डिमिनिशिंग रिटर्न्स यूजुअली आपको मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के अंदर आ रहे होते हैं, मोनोपोलिस्टिक के अंदर स्मॉल फर्म्स होती है। इनोवेशन रिड्यूसेस द मोनोपोली पावर ऑफ अ फर्म। यार इनोवेशन से क्या पावर गिरती है क्या? वो तो और बढ़ती है भाई। आप इधर आओ। लो बैरियर्स टू एंट्री। देखिए, अगर आप एक चीज को याद करो, मैंने आपको जब परफेक्ट कंपटीशन की बता रहा था और मोनोपोलिस्टिक बनाया और भी चीजें बताई थी, उसके अंदर एक बात आपको ये बताई गई थी कि ड्यू टू लो बैरियर्स ऑफ एंट्री
सप्लाई चेंज होती है, सप्लाई चेंज होने की वजह से प्राइस पे अफेक्ट आता है, सप्लाई बढ़ेगी तो प्राइस कम हो जाएगी, ऐसा ही है। तो आपके पास प्राइस लेवल में चेंज आता है, और जब प्राइस पे आपके अफेक्ट आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि आपके टोटल रेवेन्यू पे अफेक्ट आ रहा है। जब आपके टोटल रेवेन्यू पे अफेक्ट आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि आपकी प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर अफेक्ट आ रहा है। तो यहाँ पे देखो ना, आपका शॉर्ट रन और लॉन्ग रन का इक्विलिब्रियम क्यों डिफर करता है, ड्यू टू लो बैरियर्स टू एंट्री। बैरियर टू एंट्री कम होगा, मार्केट में फर्म आती रहेंगी जाती रहेंगी, आपके पास प्रॉफिटेबिलिटी पे अफेक्ट आता है। 11 पे आएंगे। The diagram shows the cost and revenue curve of a monopolist. What would be, अच्छा ये monopolist इसमें जब बोला ना, ये अक्सर क्या चालाकी करता है, ये मोनोपोली को और मोनोपोलिस्टिक को, दोनों को मोनोपोलिस्ट बोल, सही है। आपने देखना डायग्राम से इसका एमआर कैसे जा रहा है, नीचे नेगेटिव जा रहा है, तो ये कौन सी किसकी बात कर रही है, सही है। जब एमआर नेगेटिव जा रहा है इसका मतलब है किसकी बात कर रहा है, मोनोपोली की बात कर रहा है। इधर What would be the aim of the firm if it choose to produce Q1 and P1? यानी कि अगर वो यहाँ पे ऑपरेट कर रहा है इस इक्विलिब्रियम पे, तो इसका एम क्या होगा, हाँ 11th है, एमआर 0 पे क्या होगा, सेल्स मैक्सिमाइजेशन के रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन, क्योंकि सेल्स मैक्सिमाइजेशन यहाँ पे होगा, सही है। 11 12 पे आओ। 12 आपसे कहता है भाई, what does the King demand curve model suggest about the equilibrium price in an oligopoly market? तो किंग डिमांड कर्व आपको क्या बताता है, इन एन ओलिगोपोली मार्केट इट विल बी स्टेबल बिकॉज देयर इज लिटिल इंसेंटिव फॉर अ फर्म टू चेंज प्राइस। क्योंकि आपको बताया है कि अगर आप प्राइस बढ़ाओगे तो कोई फॉलो नहीं करेगा, प्राइस कम करोगे सब फॉलो करना स्टार्ट कर देंगे, तो किसी वजह से भी बंदा प्राइस को चेंज नहीं करता। पॉसिबल आंसर है। इट विल बी स्टेबल बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ कॉम्पिटिशन। क्या लॉट ऑफ कॉम्पिटिशन है, 3 से 4 लाख फर्म होती है भाई। It will change frequently because there is a lot of competition। वापस से कोई बकवास बात। It will change frequently because the price is determined by demand and supply। क्या frequently change होती है, नहीं, सही है। What is essential feature of nudge theory? The aim of satisfying the establishing of legal requirement, the existence of contestable market, the idea of पोक करना, किसी की सेंस ऑफ डायरेक्शन को बदल देना, सही है। What indicates that a more equal distribution of income has achieved? क्या आपके पास ज्यादा इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम हो रही है। फास्टर रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, यार इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब ये थोड़ी है कि हर बंदे को सेम इनकम हो रही है, अमीर बंदा क्या पता और अमीर हो जाए, सही है। हायर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, लोअर जीनी कोफिशिएंट, क्योंकि याद करो जीनी कोफिशिएंट कैसे बनता था, ऐसे एक लाइन आती थी, सही है, और एक क्यू लाइन आती थी, और मैंने आपको बताया था कि ये गैप जितना छोटा होता रहेगा उतनी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम की तरफ आप जाते रहते। Which combination of policies is most likely to reduce the number of low paid workers caught in the poverty trap? बोलता है कि कौन सी ऐसी कॉम्बिनेशन है जिसके अंदर आप लो पेड वर्कर्स को, नंबर ऑफ लो पेड वर्कर्स हैं उनको कम करेंगे और उनको पॉवर्टी ट्रैप से बाहर निकालेंगे। इंडिविजुअल्स टैक्स फ्री अलाउंस फॉर इनकम टैक्स। टैक्स फ्री अलाउंस का मतलब क्या होता है कि एक सर्टेन डिग्री तक आप जो है ना पैसे कमाओ, उस पर कोई टैक्स नहीं है, लेकिन जैसे ही आपने उस लिमिट को एक्सीड किया ना आपको टैक्स पे करना पड़े, सही है, फ्री हैंड मिलता है इसको, कुछ बैंड बोलते हैं, इसी के अंदर हमने पढ़ा था, मुझे सही याद नहीं। अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलता था पहले कि अगर आपकी सालाना इनकम 1 लाख रुपया है ना, तो उसमें मुझे टैक्स नहीं चाहिए, जैसे ही 1 लाख से एक्सीड करेगी आप मुझे टैक्स पे करो। आप एक बात बताओ, अगर मैं इसको ये बोलूं कि यार पहले 1 लाख में मैंने कहा था 1.5 लाख ले लो, 1.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं, जैसे ही आपके पास 1.5 लाख से एक्सीड करे मुझे टैक्स पे कर देना, क्या ये बेनिफिशियल था या ये बेनिफिशियल था, 150 वाला बेनिफिशियल है, यानी कि आपको टैक्स फ्री अलाउंस को क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। आगे नेशनल मिनिमम वेज इन रियल टर्म्स, इसने क्या बोला, इन रियल टर्म्स, यानी कि एडजस्टेड विद इन्फ्लेशन, तो उसको भी इंक्रीज करोगे तभी बेनिफिट होगा ना यार। आंसर क्या आ जाएगा। The diagram shows the effect of introduction of national minimum wage WM3 WM1 sorry WM1 अबे WM कॉमा लगा, नेशनल मिनिमम वेज ने क्या लगा दी WM ये वाली,
सही है। इन एन ऑक्यूपेशन वेयर वर्कर्स आर एम्प्लॉयड बाय अ प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग मोनोपोलिस्ट, प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग मोनोपोलिस्ट हमेशा किधर ऑपरेट करता है, एमसीएल इज इक्वल्स टू, यहीं पे ऑपरेट करेगा ना हमेशा, यानी कि वो किधर ऑपरेट कर रहा होगा, इस पॉइंट पे। सही है। What happened to the total wages received by the workers in the occupation? आप देखो ना, पहले आप यहाँ पे ऑपरेट कर रहे थे और आप ये वाली वेज दे रहे थे, आप वेज दे रहे थे ये वाली। अब सुनो, अब आपके ऊपर कहता है कि वेजेस के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा। जब गवर्नमेंट ने यहाँ पे मिनिमम वेज लगा दी है, जब गवर्नमेंट ने यहाँ पे मिनिमम वेज लगा दी है, तो अब इससे हमारे पास क्या इफेक्ट आएगा। तो यहाँ पे जरा देखो, दे डिक्रीज, क्या डिक्रीज हो रही है वेज, दे डिक्रीज, क्या डिक्रीज हो रही है वेज। आ गया, दे इंक्रीज फ्रॉम OW1 XQ1, यानी कि वो बोलता है कि वो यहां से बढ़ गई, पहले यही वेज मिल रही थी ना, तो OW1 Q और Q1 और X, सही है, यहां से इंक्रीज हो गई टू OWM Y और Q1। आपको इतना तो नहीं मिल रहा, आपको क्या मिल रहा है यहाँ पे, और आप जो है क्या कहते हैं, किधर ऑपरेट कर रहे हैं, क्यों ऐसे आ रहे हैं ना आप तो, क्योंकि सप्लाई ऑफ लेबर तो आपके पास यहाँ पे आ रही है, जहां पे वो सप्लाई से टकराएगा, सप्लाई का मतलब क्या होता है, एवरेज कॉस्ट ऑफ लेबर, जहां पे वो सप्लाई से टकराएगा आपकी वेज तो वहीं से निकलेगी ना। अब इसको भी देखो, यहाँ से सप्लाई से टकराया तो क्या निकल गई आपकी वेज। जब गवर्नमेंट ने मिनिमम वेज लगाई है, तो वो सप्लाई पे कहाँ से टकरा रहा है, यहाँ से, तो आपके पास मिनिमम वेज कहाँ से निकल आएगी, यहाँ से निकल आएगी ना। तो आप WM वेज दोगे, आप कितनी क्वांटिटी के ऊपर, Q3 के ऊपर, और आ रहा है Q3 के ऊपर आप बेच देंगे। देखो, आप इतनी बेच देंगे, कितनी क्वांटिटी के ऊपर, Q3 के ऊपर। तो आपका आंसर क्या बनेगा कि आप W1 Q1 से किधर चले गए, WM और Q3 के ऊपर। तो ऐसा किधर आ रहा है हमारे पास, ऐसा हमारे पास आ रहा है इधर। सही है। नेक्स्ट, the backward sloping supply curve of labor is one where beyond a certain point the supply of labor, ऐसा पॉइंट जब एक सर्टेन पॉइंट के बाद आपकी सप्लाई ऑफ लेबर जो होती है वो पीछे की तरफ आ जाती है, कम हो जाती है, यानी कि नंबर ऑफ आवर्स कम हो जाते हैं, लेकिन वेज रेट में क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, डिक्रीजेस एज डिमांड फॉर लेबर राइजेस, तो ये तो पॉइंट नहीं होता, हमने इस तरह तो नहीं पढ़ा, हमने तो ये वाला कर्व पढ़ा है ना। आ गया, इंक्रीज, इंक्रीज तो नहीं होगा क्योंकि आपके नंबर ऑफ आवर्स क्या होते जा रहे हैं इस पॉइंट के बाद, लेकिन वेज पे क्या इफेक्ट आता जा रहा है, ऐसा ही हो रहा है ना। आ गया, बोलता है कि सप्लाई ऑफ वर्कर डिक्रीजेस एज, करेक्ट आंसर है ये, कि आपके साथ सप्लाई ऑफ लेबर कम होती जा रही है, लेकिन वेज रेट पे क्या इफेक्ट आता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। इंक्रीज एज वेज राइजेस, ये भी अपने पास अलग है। The table shows factors that influence standard of living. Which country would be most likely to have the lowest HDI? देखो, आपको HDI वगैरह निकालने के लिए जो अगर मैं बोलूं कि हाईएस्ट या लोवेस्ट आपको HDI निकालना है ना, तो इसके अंदर बेस्ट पॉइंट आपके पास पता है क्या होता है, कि आप निकालो GDP पर कैपिटा या GNI पर कैपिटा। यहाँ पे देखो उसने पूछा हुआ लोवेस्ट, तो सबसे कम GNI पर कैपिटा किसका है, डी वाले का, सबसे लोवेस्ट इसका है। सही है, तो आपका आंसर क्या बनेगा। और अगर और भी तरीके से कंपेयर करने चाहो तो यहाँ पे देखो ना, मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, यानी कि आप एवरेज में कितने साल स्कूल पढ़ते हो, सबसे कम कौन स्कूल जा रहा है। अच्छा, होमोसाइड, होमोसाइड मर्डर रेट पर 10,000 पर 1 लाख पीपल, यानी कि हर 1 लाख बंदे में यहाँ पे 5 बंदा मरता है, ये बेहतर है, ये वाला अपने पास बेहतर है। सही है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी 58 साल की उम्र में बंदा मर जाता है। सही है। इन्फेंट मोर्टेलिटी 41 बच्चा यहाँ पे, क्या हो गया, 41 बच्चा यहाँ पे एट अ टाइम मरता है इन्फेंट मोर्टेलिटी में। सबसे बुरी कंडीशन किसकी है भाई, सही है। The table provides data on the GNI and foreign aid expenditure of selected countries in 2016, Belgium, Germany, Sweden, South Korea. What can be concluded from the table? Countries with higher GNI always spend more on foreign aid. अब जैसे आपके पास यहाँ पे देखो GNI गिवन है और आपके पास फॉरेन एड एक्सपेंडिचर गिवन, सही। बोलता है कि जो आपके पास GNI सबसे ज्यादा होता है वो सबसे ज्यादा आपके पास फॉरेन एड में स्पेंडिंग कर रहा है। अब एक बात देखो, सबसे हाईएस्ट GNI किसका है,
सबसे हाईएस्ट GNI है जर्मनी का, और फॉरेन एड एक्सपेंडिचर सबसे ज्यादा यूएस का क्या ले रहा है, तो जर्मनी ही ले रहा है, तो ये आपका आंसर हो सकता है। सही है, देखते हैं इसको वापस आते हैं। जर्मनी हैज द वर्ल्ड्स हाईएस्ट एक्सपेंडिचर, क्या हमारे यहाँ पे दुनिया का गिवन है क्या? 4 कंट्रीज का गिवन है ना, तो मैं दुनिया से कैसे कंपेयर करूँ? आगे आओ। South Korea and Belgium spent an equal proportion of GNI on foreign aid. अच्छा, साउथ कोरिया एंड स्वीडन बोलता है कि इन लोगों ने इक्वल प्रोपोर्शन ऑफ खर्चा किया है ऑन फॉरेन एड, यानी कि आपको यहाँ पे परसेंटेज निकालनी पड़ेगी। सॉरी, साउथ कोरिया और बेल्जियम, जरा परसेंटेज निकालो। परसेंटेज ये नहीं आएगी, फर्क आएगा दोनों के अंदर। मुझे परसेंटेज बताते भी रहना। बेल्जियम की कितनी आ रही है? भाई 2.1 ओवर 468 करो, ओवर 468, 0.00143। इसकी निकालो जर्मनी की, 23 डिवाइड बाय 36.2 कर दो, 36.2। परसेंटेज निकालना बेटा, मल्टीप्लाई बाय 100 भी तो दो। 0.6 आ गया। इसकी निकालो स्वीडन की, इसकी सही है ना, 0.00143%। अच्छा, तो ये 0.14% आ जाए, बाकी निकालो। इसकी 1% आ गई, और इसकी निकालो। 0.14। सही है। अब उसने आपसे क्या बोला सी के अंदर, साउथ कोरिया और बेल्जियम इन दोनों का परसेंट सेम आ रहा है, ठीक है। स्पेंड एन इक्वल प्रोपोर्शन ऑफ GNI ऑन फॉरेन एड। ये पर अपना इसका क्या आया था, पहले वाले का 0.14, कितना डिफरेंस आया था? जीरो पॉइंट वन फोर थ्री एट, यानी कि सेम तो नहीं आ रहा ना, डिफरेंस आ रहा है ना अपने पास। सही है, तो ये 0.1438 ऐसा कुछ आ रहा है। सही है। अब इधर आओ, सेम नहीं आ रहा। अब इधर आओ ए वाले के ऊपर। अच्छा, बी पढ़ो। स्वीडन स्पेंड द हाईएस्ट प्रोपोर्शन ऑफ GNI ऑन फॉरेन एड। स्वीडन का कितना आ रहा है? सबसे ज्यादा है इनमें से। साउथ कोरिया कितना है? सबसे ज्यादा आ रहा है ना स्वीडन का। अब ए वाला जो मैंने आपसे छुड़वाया था, बोलता है कंट्रीज विद हायर GNI ऑलवेज स्पेंड मोर ऑन फॉरेन एड। अब यहाँ पे देखो, हमारे पास साउथ कोरिया का ज्यादा है ना बेल्जियम से, लेकिन ये बेल्जियम के मुकाबले में तो उतना ही दे रहा है, कम ही दे रहा है। ठीक है, उसके बाद आगे आओ। ये बेटा आपने मुझे गलत परसेंटेज बताई है मुझे लग रहा है। खैर, आगे आओ। स्वीडन को देखो, स्वीडन का साउथ कोरिया से कम है, लेकिन स्वीडन का जो फॉरेन एड है वो कंपैरेटिवली ज्यादा है एज कंपेयर टू साउथ कोरिया। समझे? तो ये बोलता है कि जैसे जैसे आपके पास GNI बढ़ता रहेगा, वैसे वैसे एक्सपेंडिचर भी बढ़ता रहेगा। ऐसा हो रहा है? नहीं हो रहा है ना, तभी इसका आंसर ए भी नहीं है। ठीक है, और ये आपने मुझे ना गलत परसेंटेज बताई दोनों, या तो इन दोनों में से कोई एक गलत है, क्योंकि 0.149 आ ही नहीं सकता। मैं एक सेकंड देखता हूँ। 1403.6, 2.1 डिवाइड बाय 1403.6 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आ गया 0.149, और वो कितना आ रहा है अपने पास, 2.1 डिवाइडेड बाय 468.9 मल्टीप्लाई बाय 100। इसकी आपने मुझे गलत बताई है।
ये 0.447, सही है, डिफरेंस आ रहा है इसमें, तभी सी गलत है इसका आंसर। आ गया 20 के ऊपर। 20 बोलता है व्हाट वुड नॉट बी क्लासिफाइड एज स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट मैंने आपको बताया है कि जो पूरी की पूरी इंडस्ट्री को खराब कर दे और पूरा पूरा आपको हिसाब कर दे। इसने बोला व्हाट वुड बी नॉट क्लासिफाइड, अ कार वर्कर हु इज रिप्लेस्ड बाय अ रोबोट। ये टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट है, और ये मैंने आपको स्ट्रक्चरल में बात बताई हुई है कि टेक्नोलॉजी से रिप्लेस होता है, तो स्ट्रक्चरल का पॉइंट है। कोल माइनर whose mine closes because of increased use of solar power, तो भाई सिर्फ उसको तो अफेक्ट नहीं आया ना, पूरी की पूरी कोल माइनर्स को अफेक्ट आया है। अ फ्रूट पिकर who cannot find work in winter months, ये कौन सी होती है बेटा, ये होती है सीजनल, सही है। अ टेक्सटाइल वर्कर whose factory closes, ये भी क्या है, स्ट्रक्चरल का पार्ट। The diagram shows the consumption function of a country, आपका कंजम्पशन इंक्रीज हुआ है, यानी कि आपका एग्रीगेट एक्सपेंडिचर क्या हो रहा होगा। What could cause the consumption function to shift upward from C1 to C2? बोलता है ऐसा क्या हुआ होगा कि आपका कंजम्पशन फंक्शन इंक्रीज हो गया होगा भाई। एन इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट, तो भाई इससे तो आपकी सेविंग इंक्रीज होगी ना, कंजम्पशन फॉल होगी, जबकि यहाँ पे आपकी कंजम्पशन बढ़ रही है। बी के ऊपर आओ, एन इंक्रीज इन डायरेक्ट टैक्स, इससे इनकम कम होगी और आपकी कंजम्पशन पे भी क्या इफेक्ट आएगा। एन इंक्रीज इन द प्रोपोर्शन ऑफ इनकम सेव, तो भाई सेविंग बढ़ रही है। The expectation of an increase in the rate of, लोगों को खबर सुनी, अब जैसे हम अपनी एग्जांपल देते हैं ना, हम लोगों को खबर आई कि जी पेट्रोल महंगा होने वाला है, आप घर पे बैठोगे या पंप जाओगे, पंप जाओगे ना, तो आप फौरन से भागते हो पेट्रोल भरवाने के लिए। सेम केस यहाँ पे कि यार आपका सेल्स टैक्स बढ़ने वाला है, इससे पहले पहले जितना माल पानी हो सकता है परचेज करके रख लो, स्टोर करके रख लो, सही है। The accelerator principle refers to a relationship between investment and the definition है basic सी। एक्सेलरेटर का इंटरेस्ट से कोई लिंक ही नहीं था, उसका लिंक था जीडीपी के साथ, एग्रीगेट डिमांड के साथ, मल्टीप्लायर के बाद एक्सेलरेटर बढ़ा था। इसका लिंक होता है जीडीपी के साथ, एग्रीगेट डिमांड के साथ, ठीक है। तो इसका सीधा सीधा लिंक किसके साथ आ रहा होता है भाई, चेंजेस इन जीडीपी, जैसे एग्रीगेट डिमांड या तो जीडीपी चेंज होगा उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट में इफेक्ट आएगा। व्हाट इज इंक्लूडेड इन नैरो मनी, नैरो मनी के अंदर देखिए आपके पास क्या क्या इंक्लूड होता है भाई। नैरो मनी के अंदर आपके पास समझ लो जितना भी, ये मैंने आपको लिखवाई हुई है उसके अंदर, नोट्स के अंदर लिखी हुई है, जितना भी नोट्स कॉइन वगैरह हो गए, ये सारी चीजें इसके अंदर आती है जो आप यूज करते हैं पैसे को। तो नोट एंड कॉइन सर्कुलेशन, जी भाई नैरो मनी का पार्ट है, ओके। करंट अकाउंट डिपॉजिट्स, जो आपने बैंक में अकाउंट खुलवाए हुए हैं, ये भी नैरो मनी का पार्ट है, क्योंकि आपके पास बैठा हुआ है पैसा, आप पेमेंट कर सकते हो उससे, ओके। बैंक लिक्विड एसेट एट द सेंट्रल बैंक, जो भी लिक्विड एसेट्स हैं, लिक्विड एसेट का क्या मतलब होता है, एसेट इन द फॉर्म ऑफ कैश, सही है, ओके जी, पार्ट है। ट्रेजरी बिल्स यानी कि बॉन्ड्स वगैरह, ये क्या है, ये ब्रॉड मनी का पार्ट, ये नैरो मनी का पार्ट नहीं है, ये ब्रॉड मनी का पार्ट है, तो ये आपका पार्ट नहीं होता। तो 23 का आंसर क्या आ रहा है आपके पास, आ गया। The diagram shows three level of money supply and three liquidity preference schedules. The initial money market equilibrium is X. The central bank purchases more government securities. सेंट्रल बैंक ने और ज्यादा आपके पास गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को परचेज कर लिया है, यानी कि आपकी मनी सप्लाई पे क्या इफेक्ट आया होगा, बढ़ेगा। अच्छा, गवर्नमेंट सिक्योरिटी जब आप परचेज करोगे, क्या मनी डिमांड पे कोई इफेक्ट आएगा, मनी डिमांड तो कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से होती है ना, गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी होता। हाँ तो मुल्क में आ रहा है, मैंने आपको, आपके पास सिक्योरिटीज थी, मैंने आपसे परचेज कर ली, तो मुल्क में मनी सप्लाई पे क्या इफेक्ट आया, मनी सप्लाई तो इंक्रीज हो गई, लेकिन मनी डिमांड पे तो कोई इफेक्ट नहीं आया होगा ना, वो तो अपनी कांस्टेंट चल रही है, लिक्विडिटी प्रेफरेंस। तो आप बोलता है कि भाई इक्विलिब्रियम कैसे आएगा, यानी कि अगर यहाँ पे सादी सी डायग्राम बनाऊं, ये मेरी मनी सप्लाई थी, ये मेरी मनी डिमांड, ठीक है। गवर्नमेंट ने मुल्क में मनी सप्लाई को बढ़ा दिया, MS1, आप ई से किधर आ जाओगे, मनी डिमांड पे तो कोई इफेक्ट नहीं आ रहा ना भाई, तो कौन सा ऑप्शन पे ऐसा हो रहा है, सही है। व्हाट इज एन इंपॉर्टेंट अजम्पशन ऑफ मॉनेटरिज्म, मॉनेटरिस्ट बाबे की वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट अजम्पशंस क्या होती हैं आपके पास जी,
गवर्नमेंट वगैरह फिस्कल पॉलिसी इन सबसे आप लोग दूर रहना। फिस्कल पॉलिसी इज मोर इफेक्टिव, क्या इसने कभी बोली ये बात? इसने हमेशा किसकी साइड ली थी? मॉनेटरी पॉलिसी। फिस्कल की तो कभी बात ही नहीं की ना इसने। लॉन्ग टर्म अनएम्प्लॉयमेंट रिजल्ट इन डेफिशिएंट डिमांड, क्या इसने ये बात बोली? इसने तो बोला लॉन्ग रन के अंदर हम लोग हमेशा नेहरू के ऊपर होते हैं भाई, हम लोग हमेशा एलआरएस के ऊपर बैठे हुए होते हैं। The interest elasticity of investment spending is low. Interest in elasticity of investment spending का मतलब क्या है कि जब हमें फॉर एग्जांपल इन्वेस्टमेंट लेके आनी है तो इन्वेस्टमेंट का लिंक उससे कैसा होगा? इंटरेस्ट के साथ। भाई ये तो इंटरेस्ट इलास्टिक होता है ना, आपको जहां सस्ता लोन मिलेगा वहां पे चले जाओगे। और मॉनेटरिस्ट ने आपको ये बात ही बोली है कि ये ऑटोनोमस खर्चा है, जो हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं ऑटोनोमस खर्चा है। रिगार्डलेस ऑफ आपके पास जो भी इन्वेस्टमेंट चल रही है, जो भी इंटरेस्ट रेट चल रहा है, इन्वेस्टमेंट तो आपको करनी पड़ेगी ना। तो आप जाएंगे चीपेस्ट लोन प्रोवाइडर की तरफ। आप बैंक के पास भी जा सकते हो, आप शेयर्स भी दे सकते हो, आप अपने किसी घर वाले के पास भी जा सकते हो। वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन इज, याद करो, एम वी इज इक्वल्स टू पी टी, जहां पे वेलोसिटी और ट्रांजैक्शन क्या होते थे? फिक्स्ड, कांस्टेंट। ठीक है। अकॉर्डिंग टू केन्जियन थ्योरी, हाउ विल एन इंक्रीज इन ऑटोनोमस स्पेंडिंग अफेक्ट द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम इनकम? यानी कि अगर आपके पास ऑटोनोमस स्पेंडिंग इंक्रीज होगा तो उससे आपके पास किस तरीके से इक्विलिब्रियम इनकम के ऊपर इफेक्ट आएगा भाई? यहाँ पे देखो, ये आपकी इनकम आ गई, ठीक है। ये आपका आ गया एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। बोलता है कि अगर आपका एग्रीगेट एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो उससे आपके पास, सॉरी, अगर आपके पास ऑटोनोमस स्पेंडिंग बढ़ेगी तो उससे आपकी इनकम लेवल पे क्या इफेक्ट आएगा? बेटा पहली बात तो ये देखो ना, आपकी इनकम पे क्या इफेक्ट आ रहा है? बढ़ रही है। तो नॉट इंक्रीज वाला तो कैंसिल आउट हो जाएगा। सही है। इनकम विल इंक्रीज, इनकम विल इंक्रीज, इनकम विल इंक्रीज। सही है जी। इनकम विल इंक्रीज बाय एन इक्वल अमाउंट ऑफ द ऑटोनोमस स्पेंडिंग टू द इक्वल अमाउंट ऑफ ऑटोनोमस स्पेंडिंग। आपको वो कह रहा है कि इक्वल अमाउंट से आपकी इनकम इंक्रीज होगी। तो क्या मल्टीप्लायर इफेक्ट का कॉन्सेप्ट आपने चने बेचने के लिए पढ़ा था? भाई मल्टीप्लायर इफेक्ट क्यों आता है? पैसा घूमता है ना, स्पेंड होता है, मल्टीप्लायर के रेट की वजह से आप जितना पैसा डालते हो वो डबल ट्रिपल 4 गुना होके घूमता है ना मुल्क के अंदर। तो इक्वल अमाउंट से तो नहीं बढ़ेगा, स्मॉलर अमाउंट से भी नहीं बढ़ेगा। समझे बात को? Statement 1. A market economy is inherently unstable and the government must play a stabilizing role through monetary and fiscal policy. ठीक है। यानी कि ये बात किसने बोली कि गवर्नमेंट को आना चाहिए? केन्जियन ने या मॉनेटरिस्ट ने? केन्जियन ने बोली। तो स्टेटमेंट 1 किसके हाथ में आ गई है? केन्जियन के हाथ में आ गई है। सही। The economy will always return to its equilibrium rate of output and unemployment, and as a result, long run aggregate supply is vertical. ये बात किसने बोली है कि इवेंचुअली मार्केट अपने स्टेबल कंडीशन में आ जाएगी? ऐसा किधर हो रहा है? ठीक है। अब ये देखो चैप्टर कितना काम आ रहा है, जो मैंने अलग से पॉइंट बनाए हुए थे केन्जियन मॉनेटरिस्ट वाले। यहाँ पे अब the graph below shows percentage changes in money, GDP and consumer prices in a country between 2008 and 2010. Which conclusion may be drawn from the graphs? सही है। अब यहाँ पे जरा देखिएगा, बोलता है कि between 2009 and 2010 money GDP fell but consumer price continued to rise. बेटा ये फैल नहीं हो रहा, ये फॉल नहीं हो रहा, ये अभी भी बढ़ रहा है लेकिन कम रेट से बढ़ रहा है। ठीक है। आगे आओ। मनी जीडीपी एंड कंज्यूमर प्राइसेस बोथ, सही है, दोनों बढ़ रहे हैं ना यार। इन रियल टर्म जीडीपी ग्रू थ्रू आउट द पीरियड। रियल टर्म्स के अंदर आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका जीडीपी तकरीबन 5% से बढ़ रहा है लेकिन प्राइस लेवल तकरीबन कुछ 7% से बढ़ रहा है। तो रियल जीडीपी आपका कम हो रहा है। सही है। ओवरऑल जीडीपी कम नहीं हो रहा। व्हेन मनी जीडीपी फेल, कंज्यूमर प्राइस वापस से फॉल की बात आ गई। भाई मनी जीडीपी तो गिर नहीं रहा यार कहीं भी। समझे? In an economy, the elasticity of demand for imported raw material is 0.3, यानी कि inelastic demand है। The elasticity of supply, oh sorry, elasticity of demand for export is 0.3। दोनों के लिए पीडी क्या चल रही है? यानी कि दोनों की, इंपोर्ट भी और एक्सपोर्ट भी, दोनों क्या है? Inelastic। Following a depreciation of the economy's currency, what will be the impact on inflation? बेटा आपको एक बात बताई भी है कि जब भी डेप्रिसिएशन आपके पास आता है, और आपके पास जब डेप्रिसिएशन चल रहा होगा तो कर्व कैसा बनता है? जे।
यानी कि शॉर्ट रन में आपके पास डेफिसिट है, लॉन्ग रन में आपके पास सरप्लस। शॉर्ट रन में डेफिसिट क्यों होता है? क्योंकि आपकी डिमांड क्या होती है, इतनी बात तो मानते हो, यानी कि आप नुकसान में हो। आप इस दोनों केसेस के अंदर नुकसान है क्योंकि आपकी पीरियड इलास्टिक है। मेरी बात सुनो, चेंज इन कॉस्ट पुश फैक्टर विल कॉज इन्फ्लेशन टू, यानी कि जब आपके पास कॉस्ट कुछ इन्फ्लेशन आ रही है, इंक्रीज होगी ना, क्योंकि रॉ मटेरियल एक्सपेंसिव हो गया। आंसर इन दो में से एक। चेंज इन डिमांड पुल फैक्टर विल कॉज इन्फ्लेशन टू, देखो मेरी बात सुनो, अब आपके पास डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी हो गई, आपके पास डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी हो गई, यानी कि क्या आप बाहर से माल मंगवाओगे? आप बाहर से जब माल ही नहीं मंगवा सकते तो आप क्या करेंगे? आप जाएंगे डोमेस्टिक के ऊपर। आपके पास, अच्छा और मेरी बात सुनो, लेकिन यहाँ पे पीडी क्या लिखी हुई है, यानी कि अपने को तो मंगवाना पड़ेगा ना, कुछ भी कर ले मंगवाना पड़ेगा। एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला क्या है? सी प्लस आई प्लस जी प्लस, यानी कि आपके पास इंपोर्ट बढ़ा, इंपोर्ट बढ़ेगा तो एडी पे क्या इफेक्ट आएगा, समझे? अगर इलास्टिक लिखा होता तो फिर लोग एग्रीगेट डिमांड बढ़ता। सही है इधर। Which combination of macroeconomic policies will most likely be successful if the aim were to reduce unemployment and reduce inflation? यानी कि आपने अनएम्प्लॉयमेंट भी कम करना है और आपने इन्फ्लेशन भी कम करना है। ऐसा सिर्फ किधर होता है? जहां पे आपके दोनों ऑब्जेक्टिव अचीव होते हैं। ठीक है, तो पहला पढ़ो, कॉन्ट्रैक्शनरी सप्लाई साइड, तो सप्लाई कम होगी ना, प्राइस भी बढ़ेगी, अनएम्प्लॉयमेंट भी आपके पास बढ़ जाएगी। एक्सपेंशनरी सप्लाई साइड, कि आपके पास ये एग्रीगेट डिमांड आ गया, ये एग्रीगेट सप्लाई आ गया, ठीक है, इस प्राइस से और यहाँ से आप किधर चले गए, आगे की तरफ आ गए। ठीक है, इंक्रीज डायरेक्ट टैक्सेस, ये फिस्कल पॉलिसी है, इसमें हमेशा कॉन्फ्लिक्ट आता है। रिड्यूस रेट ऑफ इंटरेस्ट, मॉनेटरी पॉलिसी, इसमें भी हमेशा कॉन्फ्लिक्ट आता है। ये बातें आपको बताई, समझ में आ गई ये बात? क्लियर है? तो ये आपका पूरा पेपर था। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलेगा आपको। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। कौन सी?